हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने संविधान का भाग 1 उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 कवर कर लिए थे। अब आज पढ़ेंगे संविधान का भाग 2। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो देख लीजिए। 10 मिनट की वीडियो में पूरे भाग को कवर कर दिया गया है, जो आपके केवीएस सुपर टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ अदर टीचिंग एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। संविधान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी कोई भी जो शिक्षक भर्ती निकलती है उसमें इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, और केवीएस और सुपर टेट के तो सिलेबस में भी ये दिया हुआ है, तो आपको ये पढ़ना कंपलसरी है। तो भाग 1 कंप्लीट हो गया था। आज बात करते हैं संविधान के भाग 2 की। तो भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है, या भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भाग 2 नागरिकता को बताता है, और ये अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक दिया गया है। ठीक है, तो भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। तो अब सारे अनुच्छेदों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। इससे पहले जानेंगे कि नागरिकता, जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के सिटीजनशिप, यानी कि आप उसके नागरिक हो, उसी को नागरिकता कहते हैं। ठीक है, भारत में कौन सी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, यानी एक सिटीजनशिप आप ले सकते हैं, एक नागरिकता आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं और के नागरिक हैं तो आप भारत के नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब एक नागरिकता का प्रावधान है। और ये भारत में एकल नागरिकता जो है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो इस कॉन्सेप्ट को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो भाग 2 नागरिकता के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आते हैं। ठीक है, अब इन सारे अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे कि इनमें क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय, यानी जब संविधान का प्रारंभ हुआ था, भारत के राज्य क्षेत्र में वास करता है, वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में जो व्यक्ति निवास करता है वो क्या है? भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से माइग्रेट करके आने वाले किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जो व्यक्ति मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए गए, यानी माइग्रेट कर गए, ठीक है, उन्हें भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए मार्च 1947 के बाद, ठीक है, तो उन्हें भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान चले गए। वो पाकिस्तानी, मतलब कहने का मतलब जब बंटवारा हुआ था तो ऐसा हुआ था कि जो पाकिस्तान के भारत आना चाहते हैं तो भारत में आ सकते हैं, जो भारत से पाकिस्तान आना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों ने पाकिस्तान का चुनाव किया, जो मार्च 1947 के बाद जो है भारत से पाकिस्तान के लिए चले गए, वो भारत के नागरिक नहीं रह गए। इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 7 में। ठीक है, अनुच्छेद 8 में किसके बारे में बताया गया? कि जो संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे, लेकिन भारतीय मूल के हैं। ठीक है, भारत में निवास नहीं करते, लेकिन जो उनका ओरिजिन है वो भारत है, उनके बारे में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 8 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, कोई भारतीय व्यक्ति है जो कि विदेश की नागरिकता, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाए, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की जो नागरिकता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में बताया गया। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, इसके अंदर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो बता रही हूँ। तो अनुच्छेद 9 देख लिया, उसके बाद अनुच्छेद 10 आ जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से नागरिकता को जो है वो छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जो नागरिकों के अधिकार हैं वो बने रहेंगे। ठीक है, विधि का अर्थ कानून होता है, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था। तो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी भी अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति से नागरिकता छीनी या समाप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 10 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 11 में क्या है? भारत की नागरिकता केवल संसद विधि द्वारा ही ली जा सकती है। ठीक है, यानी संसद को नागरिकता के अर्जन,
उसकी समाप्ति या उसमें परिवर्तन करने की पूरी शक्ति प्राप्त है। ये किसके द्वारा प्राप्त है? अनुच्छेद 11 के द्वारा ये प्राप्त है शक्ति इन्हें, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। 5 से लेकर के 11 तक जो मैंने आपको बताया, इसको शॉर्ट में एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की जो संविधान है उसके भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान है और नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 5 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से प्रव्रजन करके या माइग्रेट करके आए हुए व्यक्तियों को, किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा, उसके कुछ नियम हैं, उनके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जो भारत से मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट कर गए हैं, उनकी जो नागरिकता है उसके बारे में बताया गया कि उन्हें भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत है कि कोई भारतीय व्यक्ति अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत है कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी भी अन्य प्रकार से नागरिकता छीनी या समाप्त नहीं की जा सकती है। और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत है कि संसद को नागरिकता के अर्जन, उसकी समाप्ति या उसमें परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। ये अनुच्छेद 11 में है। तो 5 से लेकर के 11 तक ये पूरे देख लिए हैं, ठीक है। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है और इसके अंतर्गत डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारे नियम दिए हैं, लेकिन जितना एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको उतना ही बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ जाता है नागरिकता के जो समाप्ति है वो तो समझ में आ गया कि किसी और देश की जो है, अगर आपने नागरिकता ले ली तो नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी या संसद के अपनी विधि के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा नागरिकता समाप्त कर सकता है। इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं जिसके द्वारा किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता जो है समाप्त हो सकती है? तो एक तो होता है कि कोई व्यक्ति खुद घोषणा करके अपनी नागरिकता को समाप्त कर सकता है, अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है, ठीक है, कि मुझे नागरिकता नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये होता है। दूसरा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल से ज़्यादा भारत से बाहर रहा है लगातार, ठीक है, लगातार 7 साल से ज़्यादा भारत से बाहर रहा है, तो क्या है, भारतीय नागरिकता से भारत सरकार जो है उसे वंचित कर सकती है। अगर लगातार, ठीक है, लगातार की बात करें, ऐसे नहीं कि घूमने जा रहे हैं तो उसकी नागरिकता वंचित कर, नहीं, लगातार अगर 7 साल तक बाहर रहा है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता वंचित कर सकती है या नागरिकता से, भारतीय नागरिकता से उसको वंचित कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो अनुच्छेद 11 मैंने बताया था कि नागरिकता जो है वो संसद की विधि द्वारा जो है समाप्त की जा सकती है या अर्जित की जा सकती है, परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति है। तो नागरिकता किस किस प्रकार से मिल सकती है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, कि किस किस तरीके से नागरिकता मिल सकती है। तो एक तो जन्म से नागरिकता मिल सकती है, ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था या फिर उसके बाद, यानी 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद कभी भी पैदा हुआ है भारत में, तो वो अपने आप ही भारत का जो है नागरिक हो जाएगा, ठीक। क्योंकि संविधान हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो अगर उस दिन कोई व्यक्ति पैदा होता है या उसके बाद, तो वो ऑटोमेटिक ही भारत का ही नागरिक होगा, ठीक है। पैदा होने वाला भारत में पैदा हुआ तो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो एक तो इस तरीके से नागरिकता मिल जाती है। दूसरा होता है वंश के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी अगर किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद किसी दूसरे देश में हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके जन्म के समय जो उसके माता पिता हैं या दादा दादी हैं या परदादा दादी हैं, इस टाइप से इनमें से किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भले ही किसी और देश में पैदा हुआ है, लेकिन अगर उसके माता पिता या उसके पूर्वज उस समय भारत के नागरिक हैं, तो क्या मतलब जो भारत के नागरिक हैं या उनका भारत में जन्म हुआ है, तो वो जो व्यक्ति जो विदेश में कहीं जन्मा है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, वो भी चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकता है, ठीक है।
उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरा क्या हो जाता है, एक पंजीकरण के द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा के नागरिकता लेना। इसमें कैसे हो जाता है, जैसे कि भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, उनके जो छोटे बच्चे हैं जो अवयस्क हैं, एडल्ट नहीं हैं, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बच्चों का भारत की नागरिकता के लिए, ठीक। या कोई ऐसी फॉरेनर, मान लो कोई ऐसी महिला है जो विदेशी है, ठीक है, पुरुष है भारतीय, अब उस विदेशी महिला को भारतीय पुरुष से शादी करनी है या उसने शादी कर ली है, तो वो भी क्या कर सकती है, भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती है। तो ये तरीका हो जाता है। एक तरीका ये भी होता है कि देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता ली जा सकती है भारत की। अब ये कैसे ली जा सकती है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी हुई हैं, यानी कि 22 भाषाएं जो हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। अच्छा चरित्र होना चाहिए, देश के प्रति उसको लगाव हो, देश की एकता के प्रति, अखंडता के प्रति लगाव हो, मतलब देशीकरण के द्वारा। तो इस तरीके से भी जो है भारत की नागरिकता ली जा सकती है। इसके अलावा भूमि अर्जन के द्वारा भी भारत की नागरिकता ली जा सकती है, ठीक है। जैसे भारत सरकार अगर किसी नए भूभाग का अर्जन कर लेती है या भारत में उसका विलय कर लेती है, तो उस भूभाग में या उस जगह पे, उस क्षेत्र में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो भी भारत के हो जाएंगे। जब भाई वो ज़मीन भारत की हो गई या वो क्षेत्र भारत का हो गया, भारत में उसका विलय हो गया, तो जाहिर सी बात है नागरिक भी भारत के ही हो जाएंगे, तो स्वतः ही अपने आप ही वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये तरीके भी हैं जिनके द्वारा भारत की जो है नागरिकता प्राप्त हो सकती है, ठीक है। और नागरिकता की समाप्ति तो मैंने आपको बता दी है कि अगर देश की अखंडता, एकता नहीं मानते हैं तो भी जो है आपको नागरिकता से हटाया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। दूसरे देश की अगर नागरिकता ले ली है, ठीक है, देश की नागरिकता त्याग करके दूसरी देश की नागरिकता ले ली है, तो भी आपकी जाहिर सी बात है वैसे भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, लगातार अगर 7 वर्षों से देश से बाहर है, तो भी भारत सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है, ठीक। तो ये जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है संविधान के भाग 2 में। अगर आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो आपको भाग 2 पूरा रट जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक एक वीडियो में जो है एक एक भाग जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको कवर करते हुए चलेंगे। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप एक्स्ट्रा ना पढ़ें, एक्स्ट्रा भी आपको जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। मैं तो सिर्फ वो चीज़ें पढ़ा रही हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं, जो अक्सर पूछी जाती हैं और जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप UP TGT बायोलॉजी या फिर LT बायोलॉजी की तैयारी करें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके नोट्स प्रिपेयर है, जैसे ही कोई ऑप्शनल अपडेट आता है मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगी। साथ ही साथ अगर आप KVS, NVS, UP सुपर टेट या फिर कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे इनकी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी आती है मैं उसका अपडेट आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप KVS और सुपर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, KVS PRT TGT प्लस UP सुपर टेट प्राइमरी, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इनके नोट्स आपको चैनल पर प्रोवाइड होते रहेंगे। सिलेबस जो है मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करा दूंगी। सबसे पहले KVS का पूरा सिलेबस PRT TGT का कंप्लीट कराऊंगी और साथ ही साथ सुपर टेट का भी सिलेबस जो है कंप्लीट होता जाएगा, क्योंकि आधा सिलेबस आपका मैच करता है KVS और सुपर टेट का। बाकी जो सुपर टेट का एक्स्ट्रा आधा बचेगा KVS का, ये पूरा होने के बाद बाकी का आधा सिलेबस भी मैं कंप्लीट करा दूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।